ग्रेजुएट कोटी की 3 सीटों पर आज वोटिंग होगी और 2 फरवरी को एमएलसी चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव में 63 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। एमएलसी चुनाव में बीजेपी और एसपी के बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान होगा। 63 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। 2 फरवरी को एमएलसी चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो यूपी की विधान परिषद की 5 सीटों पर आज मतदान होना है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे और 2 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। 63 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। और एमएलसी स्नातक और शिक्षक के लिए आज मतदान होना है। ऐसे में कानपुर स्नातक और शिक्षक एमएलसी सीट पर होने वाले मतदान की भी तैयारियां पूरी हैं। मतदान की प्रक्रिया थोड़ी देर बाद शुरू की जाएगी। कानपुर में दोनों सीटों को मिलाकर तकरीबन 3 लाख मतदाता हैं, जिसमें से मात्र 19,000 मतदाता शिक्षक एमएलसी की हैं और यहां शहर के 300 बूथ में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इस बार शिक्षक एमएलसी के लिए बीजेपी ने पहली बार अपना प्रत्याशी उतारा है। बीजेपी ने अरुण पाठक को स्नातक एमएलसी और वेणु रंजन भदौरिया को शिक्षक एमएलसी सीट पर अपना प्रत्याशी बनाया है। तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। 2 फरवरी को नतीजे आएंगे। आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मतदान किया जाएगा। 300 बूथ तैयार किए गए कानपुर की दोनों सीटों पर मतदान के लिए। थोड़ी देर में मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। तो दोनों सीटों पर लगभग 3 लाख मतदाता हैं, जिसके लिए 300 बूथ बनाए गए हैं। सभी बूथों पर तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए। कानपुर से संवाददाता अनुराग हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में। अनुराग, 8 बजे से मतदान होना है, उससे पहले क्या कुछ तैयारियां? देखिए धीरज, बिल्कुल यहाँ पे 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। और अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर देहात और उन्नाव इस खंड के लिए यहाँ पर मतदान होना है। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पर शिक्षक एमएलसी और स्नातक दोनों ही के आज मतदान होने वाले हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक भाजपा ने अपने प्रत्याशी स्नातक एमएलसी के लिए उतारा करते थे, लेकिन इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार पहली बार भाजपा शिक्षक एमएलसी के लिए भी अपने प्रत्याशी वेणु रंजन भदौरिया के रूप में उतार रही है। यहाँ पर अगर सीधा मुकाबला देखा जाए तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है, क्योंकि अगर स्नातक एमएलसी की बात करें तो अरुण पाठक जो कि निवर्तमान एमएलसी थे बीजेपी के, उनके सामने कमलेश यादव को उतारा गया है सपा की तरफ से। और अगर हम दूसरी तरफ शिक्षक एमएलसी की बात करें तो वहां पर प्रियंका यादव को उतारा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और वेणु रंजन भदौरिया इनको उतारा गया है बीजेपी की तरफ से। पहली बार ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ से जहां स्नातक चुनाव को लेकर बीजेपी काफी आश्वस्त है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम शिक्षक एमएलसी की बात करें तो वहां पर पूरी एक तरह से फोर्स लगा दिया गया था पूरे मंत्रियों का, जो स्टार प्रचारक थे उनका, क्योंकि ये एक काफी प्रतिष्ठा की सीट अब बन गई है पहली बार अपने प्रत्याशी उतारने की वजह से। यहां पर तकरीबन अगर हम फाइनल डाटा की बात करें तो तकरीबन 2.25 लाख के आसपास दोनों को मिलाकर यहां पर मतदाता है। 246 बूथ है जहां पर मतदान होगा और 8 बजे से इस पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिलहाल यहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है। बैलेट पेपर से मतदान होना है, इसलिए यहां पर जितने भी बूथ है वहां पर बैलेट पेपर आ चुके हैं और बस इंतजार इस बात का है कि कब सुबह के 8 बजते हैं मतदान शुरू होता है और उसके बाद 2 फरवरी को यह देखना होगा कि किसकी किस्मत खुलती है यहां के स्नातक चुनाव में और शिक्षक एमएलसी में। जी धीरेन्द्र। जी अनुराग, आपके पास आएंगे। लखनऊ से संवाददाता आदर्श सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। आदर्श, लखनऊ की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह की तैयारियां? सुबह 8 बजे से मतदान होना है। देखिए, जैसा कि मेरे सहयोगी अनुराग ने बताया कि इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, इससे मामला अब सिर्फ आमने सामने का नहीं बल्कि बहुकोणी हो गया है। और इसी वजह से कई लोग ये मान रहे हैं कि इस बार का मामला बेहद दिलचस्प है। और खास बात यह है कि
नेता विधान परिषद जब कोई चुनता है तो उसमें 10 शिक्षक एमएलसी या स्नातक एमएलसी होने जरूरी हैं। समाजवादी पार्टी के पास फिलहाल 9 हैं। ऐसे में जो ये चुनाव हो रहे हैं 5 सीटों के 5 मेंबर्स के, उनमें 1 सीट या 2 सीट से ज्यादा कम से कम जीतना समाजवादी पार्टी के लिए जरूरी है और तभी वो नेता विधान परिषद अपने पार्टी के लोगों को बना सकते हैं। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बार की पूरी ताकत जो है समाजवादी पार्टी इन्हीं सीटों पर झुकेगी। और जैसा कि मेरे सहयोगी अनुराग बता रहे थे कि इस बार की लड़ाई सिर्फ एक तरफ नहीं बल्कि बहुकोणीय मुकाबले के तौर पर देखी जा रही है, जिसमें बीजेपी ने अपने भी उम्मीदवार उतारे हैं। ठीक है, जिस तरह से कहा जा रहा है लगातार बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। आदर्श, कल समाजवादी पार्टी की तरफ से अपने राष्ट्रीय महासचिवों का ऐलान भी किया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी ऐलान किया गया है। चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से भी तैयारियां की जा रही हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगातार संगठन को मजबूत किया जा रहा है। लेकिन जमीनी स्तर पर देखें तो यहां पर मुकाबला कितना टक्कर का दिखाई दे रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने निश्चित तौर पर कल अपने पार्टी के कई बड़े पदों के जो नामित लोग हैं उनका ऐलान किया है और निश्चित तौर पर उसमें कई तरीके की चीजों को ध्यान दिया गया है। जातीय समीकरण के साथ साथ स्थानीय और क्षेत्रीय समीकरण का भी ध्यान रखा गया है। बीजेपी ने पहले ही इस चुनाव को लेकर अपने मंत्रियों की पूरी फौज जो है वो अलग अलग इलाकों में छोटी छोटी सभाओं से लेकर अलग अलग बैठकों करने तक के लिए उतार दिया था और ऐसे में बहुत मुमकिन है कि इस बार का चुनाव जो है बेहद दिलचस्प होने वाला है। और उसका कारण ये भी है क्योंकि इस बार ये जो चुनाव है उसमें बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इस बार इससे पहले का जो मुकाबला होता था वो समाजवादी पार्टी या फिर दूसरे जो उम्मीदवार होते थे उनके सामने आमने का होता था, लेकिन इस बार जो है मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है क्योंकि मुकाबला कई कोड़ी के आधार पर होने वाला है और इसमें निश्चित तौर पर 2 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो देखना होगा। ठीक है आदर्श, आपके पास आएंगे। अनुराग भी लगातार कानपुर से हमारे साथ बने हुए। अनुराग, 8 बजे से मतदान होना है और इस बार कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी की तरफ से पहली बार अपना प्रत्याशी उतारा गया है। खास तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी चाहे छोटे चुनाव हो या फिर बड़े चुनाव हो, तमाम संगठन के बड़े नेता से लेकर जो दिग्गज नेता होते हैं वो लगातार प्रत्याशी के लिए प्रचार करते हुए दिखाई देते हैं और लगातार जो बीजेपी के तमाम राज्य सरकार के जो मंत्री हैं, केंद्र सरकार के मंत्री हैं, वो लगातार सीट पर जाकर प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हैं। लेकिन कानपुर की अगर बात करें, अरुण पाठक को फिर से वहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। बाकी जो अन्य सीटें हैं वहां पर मुकाबला कैसा है, क्योंकि कुछ अन्य उम्मीदवार भी हैं जो इस मुकाबले को थोड़ा दिलचस्प बनाते हैं। देखिए धीरेन्द्र, अगर सबसे पहले हम बीजेपी की बात करें तो उनका एक खास पैटर्न है पूरा चुनाव लड़ने का। वो कभी भी जब उनको एक बड़ा टारगेट होता है तो वो छोटे टारगेट को नजरअंदाज नहीं करते और इसी से समझा जा सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में होने वाले हैं उसमें जितना फोर्स, जितनी ताकत, जितने मंत्रियों की फौज बीजेपी झोंकेगी या झोंकती रही है लोकसभा विधानसभा चुनाव में, उससे कम यहाँ एमएलसी चुनाव में देखने को नहीं मिला है। इसीलिए ये कहा जाता है कि एक माइक्रो लेवल पे बीजेपी काम कर रही है लगातार, चाहे वो नगर निगम चुनाव हो, चाहे एमएलसी चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो। यही इस बार भी देखने को मिला है क्योंकि अगर स्नातक सीट की बात करें तो हमेशा से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, उसको जिताया भी है। लेकिन अगर हम शिक्षक एमएलसी की बात करें तो ये पहली बार ऐसा हुआ है क्योंकि शिक्षक एमएलसी में अभी तक जितने भी शिक्षक संगठन हैं उन्हीं के प्रत्याशी आया करते थे और वही जीतते थे, वही एमएलसी बनते थे। लेकिन इस बार बीजेपी ने जिस तरह से अपने शिक्षक प्रत्याशी को उतारा है उससे ये लगता है कि वाकई में अब कोई भी कसर बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती है, अभी से भी नहीं, एमएलसी चुनाव को लेकर भी नहीं और 2024 को लेकर भी नहीं। सबसे बड़ी बात, इस बार जो प्रत्याशी उतारा गया है बीजेपी की तरफ से वेणु रंजन भदौरिया, उन्होंने पहले कभी भी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इसके बावजूद पूरी की पूरी जो फौज है, पूरी जो फोर्स है बीजेपी की वो पीछे है। यहां तक कि डिप्टी सीएम भी यहां पर आए थे, बड़े बड़े मंत्री यहां पर आए थे, प्रचार किया गया था, जो रोड शो हुआ था उसमें तक डिप्टी सीएम आए थे। तो इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि बीजेपी कहीं से भी कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। अगर हम कानपुर खंड के प्रत्याशियों की बात करें तो कुल 19 प्रत्याशी हैं जिसमें से 10 स्नातक में हैं और 9 शिक्षक एमएलसी में हैं। इसमें से जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और सपा के बीच में ही होने वाला है क्योंकि अगर स्नातक चुनाव की बात करें तो अरुण पाठक बीजेपी की तरफ से और कमलेश यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसके अलावा अगर हम शिक्षक एमएलसी की बात करें तो वेणु रंजन भदौरिया बीजेपी की तरफ से और प्रियंका यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से। लेकिन कांग्रेस समर्थित भी प्रत्याशी यहां पर हैं, कांग्रेस ने अपने समर्थन में प्रत्याशियों को उतारा है। इसके अलावा अन्य निर्दलीय प्रत्याशी भी है, लेकिन जो मुख्य मुकाबला माना जा रहा है और देखा जा रहा है वो पूरी तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही है। जी धीरे
आदर्श, जिस तरह से लगातार बीजेपी अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार भी करती रही और बीजेपी लगातार ये भी कोशिश करी कि जो 5 सीटें हैं वो जीती जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने एक चुनौती ये भी है कि अगर एक भी सीट अगर समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई तो विधान परिषद में जो नेता प्रतिपक्ष का पद है वो उसके पास नहीं रहेगा। तो एक चुनौती ये भी समाजवादी पार्टी के सामने रहेगी। बिल्कुल ये बड़ी चुनौती होगी और इसीलिए कल जो राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ समाजवादी पार्टी में दूसरे पदों का ऐलान हुआ है उसमें ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उन चेहरों को भी तरहीज दी गई है जो लोग इस पिछले कुछ दिनों में विवादों में रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ इस वक्त ओबीसी का एक बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि इन सब चीजों का भी तमाम पहलुओं पर ध्यान रखा गया हो और ये सोचा गया हो कि आखिर शिक्षक एमएलसी में या फिर जो दूसरे चुनाव होने वाले हैं, जैसा कि अनुराग ने बताया कि 24 के चुनाव के लिहाज से भी कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण हैं, उसके आधार पर भी ये तमाम निर्णय लिए गए हैं। और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो कम से कम एक सीट इस चुनाव में जीत कर आए जिससे वो अपने नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो संभाल सके। ठीक है आदर्श और अनुराग, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुबह 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, शाम 4 बजे तक मतदान होगा। लगभग 63 सीटों पर 63 उम्मीदवार मैदान में रहे जिनकी किस्मत आज दांव पर होगी। बढ़ते आगे।